Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज जो है वो उतार चढ़ाव से भरी हुई है और इसकी वजह से इसमें आम जनता की जो सहभागिता है ना वो थोड़ी कम हो जाती है और इसी की वजह से इसका प्रॉपर करेंसी के तौर पर इस्तेमाल जो है बड़ा ही कम हो जाता है और इसको गुड्स और सर्विसेज के लिए पे करने के लिए नहीं यूज किया जाता। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त साहित्यनाथ झा। स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में और आज हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन्स के बारे में। जो स्टेबल कॉइन्स है ना वो एक कम परिवर्तनशील रूप है क्रिप्टो करेंसीज का। अब जो भाई क्रिप्टो करेंसीज की अस्थिरता है ना उसको हम बड़े सारे तरीकों से कम कर सकते हैं, जिसमें से कि एक तरीका है कि किसी कॉइन को किसी एक स्टेबल एसेट द्वारा बैक किया जाए। स्टेबल कॉइन्स उन निवेशकों के लिए बढ़िया है जो अपने एसेट्स को क्रिप्टो जगत में ही रखना चाहते हैं। अब भाई क्रिप्टो से बार बार फिएट करेंसी पे स्विच करना और फिर वापस क्रिप्टो पे जाने की जो प्रक्रिया है ना ये जेब पे बहुत ही हैवी होती है और इसमें मेहनत मशक्कत भी बहुत ज्यादा है। स्टेबल कॉइन्स निवेशकों को दोनों ही दुनियाओं का एकदम बेस्ट प्रदान करते हैं। निवेशकों को मिल जाता है क्रिप्टो जगत के भीतर एक स्टेबल एसेट और जो ट्रांजैक्शन करने की तेज गति है वो भी उसके साथ मिल जाती है। कुछ सेंट्रल कॉइन्स जैसे कि टेथर, इनको एक संरक्षक की जरूरत होती है जो कि उस करेंसी को रेगुलेट करे और एक निश्चित मात्रा को सिक्योरिटी मनी के तौर पर मेंटेन रख सके। अब भाई टेथर जो है वो यूएस डॉलर्स को एक बैंक अकाउंट में रखता है और जो अमाउंट उन्होंने रखा है वो उनके द्वारा जारी किए गए अमाउंट के बराबर होना चाहिए ताकि जो पूरी व्यवस्था है ना सुचारू रूप से चलती रहे। इस तरीके से अंधाधुंध प्राइसेस में जो उतार चढ़ाव होता है ना उससे बचा जा सकता है। पर दोस्तों और भी कुछ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज है दाई जैसे, जो कि इस लक्ष्य को बिना किसी संरक्षक के हासिल कर लेती हैं। ऐसी करेंसीज इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का प्रयोग करती हैं सिक्योरिटी मनी को बनाए रखने के लिए और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दोस्तों बनावट के तौर पर हम स्टेबल कॉइन्स को तीन प्रकार से बांट सकते हैं: फिएट कोलैटरलाइज्ड, क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड और नॉन कोलैटरलाइज्ड। अब जो फिएट कोलैटरलाइज्ड है वो सबसे सरल वर्जन है इसका कि इसमें जितने भी स्टेबल कॉइन इशू होते हैं उसके एवज में जो फिएट करेंसी है उसकी भी सिमिलर मात्रा होनी चाहिए। अब भाई ऐसे स्टेबल कॉइन का प्रोडक्शन और लिक्विडेशन वो जो कॉइन जिसने जारी किया होता है उसके द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे पुरानी एक व्यवस्था थी जिसमें निश्चित मात्रा में सोना सेंट्रल बैंक के सेफ में रखा जाता था हर उस डॉलर के बदले जो कि मार्केट में घूम रहा होता था। इसका दाम स्टेबल रहता है क्योंकि अगर ये डॉलर पेग्ड कॉइन है और आप इसको $1 से कम में खरीद सकते हैं तो आप जाके इसको वही प्राइस $1 पे एक्सचेंज भी कर सकते हैं और वाइस वर्सा। असली दिक्कत बस यही है कि कॉइन को जारी करने वाली जो पार्टी है ना वो सारे डिपॉजिट्स को और विड्रॉल्स को ऑनर करे और एकदम रेगुलेशन से चले। कुछ जाने माने फिएट कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स है टेथर, यूएसडीटी ट्रस्ट टोकन, टीयूएसडी जेमिनाई, जीयूएसडी पैक्सॉस, पैक्स सर्कल और यूएसडी कॉइन। अब अगली जो श्रेणी है वो है क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स की। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्रिप्टो को कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बदले में स्टेबल कॉइन्स इशू होते हैं। पर उदाहरण के लिए अगर हमने जैसे इथेरियम जैसा क्रिप्टो लिया, ऐसे क्रिप्टो की वैल्यू खुद ही स्टेबल नहीं रहती तो हमें कुछ सेट ऑफ नियम कानून और प्रोटोकॉल्स चाहिए होते हैं ताकि जो एक स्टेबल कॉइन है उसकी वैल्यू 1 यूएसडी के आसपास बनी रहे, जो कि लगभग 78 रुपए के आसपास होता है। अब मान लीजिए कि हमने 200 रुपए का इथेरियम जमा करा जिसके बदले में हमको 100 रुपए के स्टेबल कॉइन्स मिले। अब भाई हमारे जो 100 स्टेबल कॉइन्स है ना ये 200% कोलैटरलाइज्ड है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ईथर का प्राइस 25% भी गिरता है तो भी जो स्टेबल कॉइन है ना उसकी प्राइसिंग जो है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगी क्योंकि अभी भी 150 रुपए के बराबर का ईथर जो है वो स्टेबल कॉइन को बैक कर रहा होगा। कुछ मशहूर क्रिप्टो कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स है हेवन और मेकरडाओ। अब आइए बात करते हैं तीसरी श्रेणी की जो है नॉन कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स। अब भाई नॉन कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स वैसे ही हैं जैसे कि हमारी रियल वर्ल्ड में फिएट करेंसीज काम करती हैं।
अब जो नॉन कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स है ना, इनके पीछे कोई जमा पूंजी नहीं होती है, इनको भी कोई ऊपरी शक्ति रेगुलेट कर रही होती है, जैसे किसी देश का सेंट्रल बैंक। अगर हम अमेरिकी डॉलर की बात करें तो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के 1973 में पतन हो जाने के बाद से यूएस डॉलर जो है वो किसी भी चीज से पेग्ड नहीं है और इसकी जो वैल्यू है उसको यूएस फेडरल रिजर्व मैनेज करती है। अब इसके कारण से एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें कि अगर किसी स्टेबल कॉइन की वैल्यू $1 से ज्यादा होती है तो और इशू कर दिए जाते हैं, और जैसे ही $1 से कम उसकी वैल्यू जाती है तो उसको बाय बैक कर लिया जाता है इशुइंग एजेंसी द्वारा। जाने माने नॉन कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन्स में बेसिस और कार्बन का नाम है। दोस्तों फिलहाल जब क्रिप्टो मार्केट की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन डॉलर से नीचे गिरकर $929 बिलियन के आसपास आ गई है, तब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही मार्केट सेंटिमेंट को थोड़ा बहुत बैलेंस रख सकते हैं। इन्हीं बिग मनी इन्वेस्टर्स को स्पेशल फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज ने एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है बाइनेंस इंस्टीट्यूशनल। ये प्रोग्राम बड़े लेवल के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कॉर्पोरेट्स, एसेट मैनेजर्स, ब्रोकर्स, हेज फंड्स, फैमिली ऑफिसेज और लिक्विडिटी सर्विसेज जैसे फीचर्स देगी। गिरे हुए मार्केट्स के बीच FTX क्रिप्टो एक्सचेंज, BlockFi और Robinhood एक्वायर कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और हाल ही में और ताजा खबरों में मेटावर्स की दुनिया धीरे धीरे अब एक आकार लेने लगी है। देखते ही देखते द सैंडबॉक्स मेटावर्स में NYC का फेमस टाइम स्क्वायर आने वाला है। दोस्तों भी पिछले वीकेंड की बात है जब बिटकॉइन जो था थोड़ा सा ऊंचा उठा और मल्टी डे पीक उसने हिट किया $22,000 का, जो कि ऑलमोस्ट 17.3 लाख के करीब होता है। पर जो बियर्स से उन्होंने उसको वापस याद दिला दिया कि भैया अभी माहौल ठीक नहीं हुआ है, और उसके बाद और इंक्रीज नहीं हुए। और सच्चाई ये है कि उसके बाद तो उल्टा ही हुआ। बिटकॉइन अपनी वैल्यू को धीरे धीरे लूज करने लगा और $1,000 और उसकी वैल्यू में कम हो गए अगले कुछ घंटों में, और ये $21,000 के आसपास झूलने की कोशिश कर रहा था, पर फिर से गिरा $20,000 के आसपास, जो कि 15.8 लाख के करीब होता है ट्यूसडे और वेडनेसडे को। अब भाई शुरुआत में उसने सस्टेन तो किया उस लेवल के ऊपर, पर ऐसा लग ही रहा था कि वो उससे नीचे जाएगा, और ऐसा हुआ कुछ घंटों बाद जब अपने 11 डे लो पे आ गया बिटकॉइन $19,000 के आसपास, जो कि 15 लाख के करीब होता है। और अभी हाल ही की बात करें तो बिटकॉइन अभी भी उससे थोड़ा सा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, और उसकी मार्केट कैप जो डंप होके $270 बिलियन के आसपास आ गई है। ये जो लेटेस्ट डिप है ये तब आया है जब यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन SEC ने रिजेक्ट कर दिया कन्वर्जन ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट का एक स्पॉट बिटकॉइन ETF में, और इसी के जवाब में ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स ने एक वही लॉ सूट फाइल किया है इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए। अगर हम वीक ऑन वीक चार्ट को ध्यान से देखें तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज जो है वो रेड परसेंटाइल फिगर्स की तरफ देख रही हैं अभी भी, जैसे कि ईथर जो कि ऑलमोस्ट अब $1,030 के आसपास आ गया, जो कि ऑलमोस्ट 81,300 रुपए के करीब होता है, और ये पिछले हफ्ते से 6% तक की डिप है। ऐसे ही कार्डानो, BNB, एवलांच और पॉलीगन उन्होंने भी बड़े भारी लॉस देखे हैं। मीम कॉइन, डोज और शिबा इन्होंने भी दोबारा लूज किया है 0.38% और 5.08% वीक टू डे रिस्पेक्टिवली। दोस्तों पिछले 24 घंटों में मार्केट जो है वो 4.80% नीचे गई है। इथीरियम जो है वो भी 8.48% नीचे गिरा, और पिछले 24 घंटों में शिबा इन्होंने भी थोड़ी बहुत बढ़त देख ही ली। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन की वैल्यू भी 4.56% नीचे गिरी, एल्गोरैंड की वैल्यू 6% नीचे गिरी, और सोलाना ने भी 9.32% का लॉस देखा। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ा और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइनस्विच ऐप को, जिसका लिंक हमने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के इस एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको स्टेबल कॉइन से कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और आपको कोई भी डाउट है तो उसको छोड़ जाइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.